नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपने पॉलिटी में राष्ट्रपति के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसकी प्रमुख शक्तियों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोज में मैंने राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, ठीक, उसके निर्वाचक मंडल, उसकी पदावधि एवं पद से हटाने संबंधित तरीकों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे उसकी शक्तियों के बारे में, जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके प्रशासन देखिए, शक्तियां ढेर सारी हैं राष्ट्रपति के पास, क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष है और राष्ट्र या देश उसी के नाम से चलाया जा रहा है। तो देखिए, प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां इत्यादि के अतिरिक्त कुछ जो अन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति की होती हैं उन्हें प्रकीर्ण शक्तियों के नाम से जाना जाता है, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं अत्यंत कम रहती हैं। इसलिए हम उसे एकदम लास्ट में करेंगे। शुरू करते हैं प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। तो प्रशासनिक शक्तियों का मतलब क्या होता है, देश में प्रशासन कैसे चलता है, प्रशासन कौन चलाता है, इसी से रिलेटेड सारी चीजें, जितने पद व उसके सदस्य होते हैं, मतलब पद या संस्थाएं जितनी होती हैं, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शुरू स्टार्ट करते हैं और जहां जहां पर क्वेश्चन फंसाता है मैं बताता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। तो संविधान के अधीन विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियां, देखिए यहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ संविधान के अधीन। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पद या संस्थाएं कहीं ना कहीं संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में लिखे गए हैं, वर्णित हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, ठीक, इनकी नियुक्ति करते। देखिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति, यहीं पर शब्द को फंसाकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सेंटेंस इस प्रकार बना देता है कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति करता है, और आप आराम से उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं और टिक मार के निकल जाते हैं, हाँ ये तो हमने पढ़ा है, सही है। लेकिन देखिए वहां शब्द फंसा दिया है निर्वाचन। निर्वाचन नहीं करता है, नियुक्ति करता है, क्योंकि निर्वाचन में ढेर सारे लोग अपना अपना मत देते हैं, यहाँ मत नहीं होता है। यहाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत का महान्यायवादी, ठीक, कैग, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी ध्यान रखेंगे। हालांकि हम आगे जब सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको कोलेजियम प्रणाली होती क्या है ये भी बताऊंगा, और उस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति को कुछ नाम भेजे जाते हैं और कुछ नाम भेजे जाते हैं और उन नामों को देखकर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ बार बार कंफ्यूजन एग्जाम में होता रहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए यहाँ पर क्योंकि उच्च न्यायालय पड़ता है राज्य में, तो उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल को करनी चाहिए, लेकिन ये गलत चीज है। उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़िए, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, जहां भी जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ उपराज्यपाल और प्रशासक का संबंध केंद्र शासित प्रदेश से है। जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर, वहां पर उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं, बाकी जगहों पर प्रशासक नियुक्त होते हैं, ठीक। तथा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तथा निर्वाचन आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। उसके साथ ही एससी, एसटी व ओबीसी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सारे के सारे प्रशासनिक पद हैं जो देश में शासन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये रट्टा मार लेंगे, रट्टा क्या मारना, थोड़ा समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक इन चीजों को कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखिए विधायी शक्ति, यही सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और इसलिए इसे हम डिटेल में करेंगे। बाकी चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए शुरू करते हैं न्यायिक शक्तियों में। तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को जब भी लगे किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर उसे कोई संशय हो, कोई आशंका हो,
तो वह सुप्रीम कोर्ट से सीधे सलाह ले सकता है, मांग सकता है सलाह, और सुप्रीम कोर्ट भी वो सलाह देने के लिए बाध्य है। हालांकि कुछ मामले हैं जहां पर बाध्य नहीं, लेकिन डीप में जाने की क्या जरूरत है, वहां से प्रश्न आएगा नहीं। तो देखिए इस अनुच्छेद को भी रटेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यदि लगता है किसी विधि या तथ्य के मसले पर प्रश्न पूछना आवश्यक है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है। ठीक, क्यों लेता है ये सलाह? थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसे आपने अनुच्छेद 32 पढ़ा, ठीक, मूल अधिकार के चैप्टर में अनुच्छेद 32 पढ़ा, पता चले संसद कोई एक ऐसा कानून बनाने जा रही हो जिसमें मूल अधिकारों का हो सकता है थोड़ा सा हनन हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में वो चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। तो ऐसे विधियां या कानूनों को बनाने से पहले ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से कहते हैं जरा एक बार सलाह मांग लीजिए, ठीक, राय परामर्श ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट की, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जब राय परामर्श आ जाती कि हाँ दिक्कत नहीं है तो ये एक सहूलियत मिल जाती है कि चलो ये कानून हम बना रहे हैं और ये कानून हमारा सुप्रीम कोर्ट में अटकेगा नहीं। इसीलिए वर्तमान में जो आंदोलन होते रहते हैं, चाहे वो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, यानी कि जो आपका नागरिकता संबंधी संशोधन कानून था उसके खिलाफ जो हो रहा था उस टाइम पर, समस्या ये है कि लोग इन चीजों को जानते नहीं कि जो सरकार है वो उसने पहले ही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बातचीत कर ली हो या इस मामले को लेकर उसने राय ले ली हो और सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया हो, ठीक, इसीलिए लोग लेकर जाते हैं मुकदमा और हार कर वापस चले आते हैं। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। आगे चलिए, ये अनुच्छेद जरूर रट लेंगे, 143 अनुच्छेद है, ये इस अनुच्छेद के बारे में डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखिए, दोषी व्यक्ति को, यानी अब किसी भी अपराध के लिए यदि किसी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया जा चुका है तो उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। देखिए मैंने यहाँ सिंपल शब्द लिख दिया, क्षमा कर सकता है, हालांकि शब्द और भी हैं, प्रविलंब, परिहार, ठीक, मृत्यु दंड को क्षमा, ये सारी चीजें हैं। यहां पर एक फैक्ट और मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन याद रखेंगे कि सैन्य अदालतों से भी, सैन्य अदालतों के दोषी, सैन्य अदालतों से भी यदि कोई व्यक्ति दोषी करार होता है तो उसे भी राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। और देखेंगे सेम यही पावर, ये वाली पॉइंट छोड़ दीजिए, ये पॉइंट छोड़ दीजिए, ये क्षमा संबंधित जो पावर है ये ऐसे राज्यपाल के पास भी होती है, और लेकिन राज्यपाल सैन्य अदालतों के दोषी व्यक्ति को, सैन्य अदालत द्वारा जिसे दोषी करार दिया गया उसे क्षमा नहीं कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आते हैं सैन्य, तो ये कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो वो राष्ट्रपति है। वहीं कूटनीतिक शक्तियों में देखें तो राष्ट्रपति द्वारा ही विदेशों में भारतीय राजनयिकों या राजदूत तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति की जाती है। अब ये उच्चायुक्त, और उच्चायुक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर, ठीक, उच्चायुक्त और राजदूत अलग अलग चीज क्या है, देखो है एक ही चीज, लेकिन जब ब्रिटेन से तमाम देश आजाद होने लगे तो ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ नामक एक संस्था का निर्माण किया 1949 में, ठीक, और उस कॉमनवेल्थ संस्था में कहा कि हम लोग जो हमसे आजाद हो रहे हैं हम लोग एक परिवार की तरह रहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन को भी डर था कहीं ना कहीं कि ये लोग कहीं इकट्ठा होकर हम ही को ना निपटा दे, ठीक, इसलिए जो है ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ नामक संस्था बनाई। यानी कॉमनवेल्थ का मतलब क्या हुआ हिंदी में, साझा संपत्ति, ठीक, कि ये पूरी जो भूभाग होगा हमारी साझा संपत्ति, हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। ऐसे में हम एक दूसरे को बाहरी न मानते हुए, यानी विदेशी न मानते हुए एक परिवार की तरह मानेंगे, और अपने यहाँ राजदूतों की नहीं, देखिए शब्द केवल बदला, कहा हम लोग एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में भारत का हाई कमिश्नर रहता है और भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर रहता है, राजदूत नहीं रहता है, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। देश पूरा का पूरा राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। लेकिन यदि उन संधि व समझौतों को देश में लागू करना है तो देश में किसी भी मसले पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, संसद। तो इसलिए उस अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू कराने के लिए संसद की अनुमति या अनुमोदन अनिवार्य होता है। लास्ट में हम करते हैं अपनी आपातकालीन शक्तियां, ये अलग से टॉपिक है आपका, ठीक, ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, ठीक, या राष्ट्रपति शासन भी जिसे लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, और वित्तीय आपातकाल। इस प्रकार हमारे ये
सारी की सारी पावर्स हो गई हैं। अब देखेंगे हम अपनी केवल लास्ट में जो बची है विधायी शक्ति, यही सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगती है और यही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विधायी शक्ति को हम डिटेल में करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जानेंगे और यहां से बहुत ढेरों प्रश्न बनते हैं। ठीक, यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया यही है। दो भाग 5 में दो इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, एक होता है संसद और एक होता है राष्ट्रपति। तो हम अभी राष्ट्रपति को इसके बाद इस लेक्चर में समाप्त कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। विधायी शक्तियां, हमने राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में पढ़ लिया है। तो देखिए राष्ट्रपति की अगर विधायी शक्तियों को हम बांटे तो इसे भी 4 प्रकार की पावर्स में बांटा जा सकता है। एक संसद संबंधी उसकी कुछ शक्तियां हैं, कुछ विधेयकों संबंधित यानी बिल से संबंधित शक्तियां हैं, कुछ रिपोर्ट या प्रतिवेदन संबंधित शक्तियां हैं, तो कुछ वित्तीय यानी फाइनेंस से संबंधित शक्तियां हैं। चलिए संसद से संबंधित शक्तियों को देखेंगे। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बना लीजिए एक बार और जो वन लाइनर पढ़ना बंद कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वन लाइनर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक, यहां पर आपके क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं अगर आप ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं। थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए आइए संसद संबंधी शक्तियों को देखें। तो यहां दो शब्द यूज हुए, सत्राहूत व सत्रावसान। राष्ट्रपति क्या करता है? सत्राहूत व सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर देश में संसद के सत्र को आहूत करता है, यानी संसद के सत्र को बुलाता है। ठीक, और उन्हीं की सलाह पर संसद के सत्र को समाप्त भी करता है। देखिए हमारे संविधान निर्माता जो थे उन्होंने भारत की संसद के 2 बैठकों को अनिवार्य किया। ठीक, कि कम से कम साल में 2 बैठकें होनी चाहिए। लेकिन हमारे नेता लोग जो कि हैं तो उनका यह मानना था कि यार चलो हम थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं। तो 3 सत्र होते हैं। वर्तमान में संसद के कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। आपने सुना भी होगा, एक होता है बजट सत्र, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। जैसे वर्तमान में अभी थोड़े दिन पहले ही शीतकालीन सत्र का समापन हुआ है। तो वही है सत्राहूत व सत्रावसान। यहां पर एक शब्द और यूज होता है, हम संसद के टॉपिक में पढ़ेंगे, स्थगन। तो सत्राहूत व सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, वहीं स्थगन उस सदन के, यानी चाहे लोक सदन कौन से हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा, उस सदन के अध्यक्ष व सभापति द्वारा किया जाता है। हम इसे भी देखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। इसी सत्राहूत और सत्रावसान के दौरान यदि संसद का कोई भी सदन, संसद की बैठक का अगर पहला दिन है, ठीक, यानी साल का पहला दिन है, तो राष्ट्रपति उसमें अभिभाषण करता है, उसे संबोधित करता है और राष्ट्रपति सरकार की नीतियों की वहां पर घोषणा करता है। तो ये संसद की संयुक्त बैठक होती, मतलब आप संसद जाएंगे तो एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा है, बीच में सेंट्रल हॉल है, उसी में संसद की संयुक्त बैठक होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा सीटें हैं। तो संसद के यानी राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य बैठते हैं और राष्ट्रपति उनके समक्ष आता है और अपनी नीतियों की घोषणा करता है कि पिछले साल हमने ये चीजें की, इस साल ये चीजें करेंगे। बेसिकली वो जो राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, जो भाषण देता है, उसे मंत्री परिषद द्वारा लिख कर दिया जाता है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकता, उसे जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने लिख कर दिया है वही हूबहू बोलेगा। ठीक, आगे हम इसे चर्चा में पढ़ेंगे जब संसद का टॉपिक करेंगे, तो ये समझ गए होंगे। अगला देखिए, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है और रट्टा मारेंगे अनुच्छेद 108। ठीक, अब देखिए यहां पर हम संसद के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति कब कब संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नाम निर्देशन यानी कि नॉमिनेशन भी करता है राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का। तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य तथा राज्यसभा में 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से। और ये क्षेत्र कौन से हैं? कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा। इन्हें रटेंगे। यहां पर 4 क्षेत्र है। सेम यही पावर, ठीक, संयुक्त बैठक की छोड़ दी जाए तो सत्राहूत, सत्रावसान, ठीक, तथा नाम निर्देशन की पावर सेम इसी टाइप के कुछ पावर राज्यपाल के पास भी होती है। बस यहां पर जो राज्यपाल विधान परिषदों में सदस्य नॉमिनेट करेगा, यहां पर एक और क्षेत्र बढ़ जाएगा जिसे हम कहेंगे सहकारिता का क्षेत्र। ठीक, तो राज्यपाल जो विधान परिषद में नॉमिनेट करता है उसमें 5 क्षेत्र होते हैं।
और वो 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। यहाँ पर 12 सदस्य हैं और 4 क्षेत्र हैं, क्रमशः याद रखेंगे, कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति संसद का अंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंग क्यों है? क्योंकि संसद अगर कोई भी काम करती, कोई भी प्रस्ताव पारित करती है, तो अंततोगत्वा जब तक उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर व मोहर नहीं लग जाती है, तब तक वह नियम, विनियम, विधि या यूं कहें विधेयक, कानून जो भी है वो माना नहीं जाता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग है। मैंने लिख भी दिया, संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। यही फार्मूला है या यही चीज याद करने वाली है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि संसद में कौन से शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, इसे ऑप्शन दे देगा तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होगा ऑप्शन में। चलिए आगे करते हैं, विधेयक संबंधी जो राष्ट्रपति की पावर्स है इन्हें देखते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद रटेंगे, अनुच्छेद 130, ठीक। अनुच्छेद इसी का उल्टा कर लीजिए 213 कुछ, ठीक। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार में अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कब जारी होते हैं? जब संसद का कोई भी सत्र या कम से कम एक सत्र, मतलब उसमें अपना सत्र ना चल रहा हो, एक भी सदन सत्र में ना हो, ऐसा है परिभाषा। यदि संसद का कोई भी सत्र या कम से कम एक सत्र, एक सदन सत्र में ना चल रहा हो, यानी कि संसद कानून बना सकने में अक्षम हो, तो तब जो है राष्ट्रपति अनिवार्यता, मतलब एक प्रकार से अनिवार्य हो चुका है कि जल्दी से कानून बनाया जाए तुरंत, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यानी कि यह ऐसा कानून है जो इमरजेंसी के दौरान, यानी कि संसद जब कानून बना सकने में अक्षम हो तब जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं विधेयकों की तरफ, कि विधेयक देखिए 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। केंद्र में 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, राज्यों में 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। यानी संविधान संशोधन विधेयक राज्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए राज्यों में 3 प्रकार के व केंद्र में 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, ठीक, इसमें राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विधेयक अलग से फिर से पढ़ेंगे जब संसद पढ़ेंगे, यहां पर थोड़ा सा मोटा माटी देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति या तो अनुमति दे या ना दे, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, और इसी पुनर्विचार के लिए जो वापस भेजता है इसी को बोलते हैं सस्पेंडेड वीटो, निलंबनकारी वीटो। अब देखिए राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देने संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है? अनुच्छेद 111, ठीक। और इसी अनुच्छेद 111 से 3 प्रकार के वीटो निकलते हैं। 3 प्रकार के वीटो निकलते हैं राष्ट्रपति के। एक होता है आपका निलंबनकारी, ठीक। एक होता है आत्यांतिक, एब्सोल्यूट, आत्यांतिक, और एक होता है आपका पॉकेट, या इसे जेबी वीटो भी बोलते हैं, ठीक। हम इन्हें अभी देख लेंगे कौन किस प्रकार से काम करते हैं, थोड़ा सा इसी स्लाइड के बाद देख लेंगे। चलिए देखिए, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति या तो अनुमति दे या ना दे, या फिर कह दे पुनर्विचार के लिए भेज दे संसद को कि फिर से इस पर बाबूजी विचार कीजिए, और पुनर्विचार के पश्चात संसद द्वारा भेजा गया फिर से विधेयक, मान लीजिए पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेज दिया और संसद ने सेम हूबहू वही विधेयक फिर से पारित करके भेज दिया, कुछ भी नहीं चेंज किया, कोई विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति तब अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत ही महीन पेच है, यहीं से प्रश्न फंसा देता है। आगे आइए, वित्त विधेयक, ये है अनुच्छेद 117, ठीक। इसमें भी यह प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। देखिए यहां पर मैंने लास्ट में लिखा, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होते हैं, धन विधेयक व वित्त विधेयक। तो धन विधेयक प्रस्तुत होने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है, लेकिन प्रस्तुत होने के पश्चात उसके साथ साधारण विधेयक जैसा ही व्यवहार किया जाता है। यानी जब पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति के पास फिर 3 ऑप्शन उपलब्ध है, अनुमति दे, ना दे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे, ठीक। अब अगला देखिए धन विधेयक, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है अनुच्छेद
110 रट्टा मार लेंगे, ठीक। अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया है कि इसमें ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है, इसलिए राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन है। रुपया पैसे संबंधित मामला है, इसे राष्ट्रपति टांग अड़ा नहीं सकता है, नहीं तो पता चले प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति थे और सरकार बाद में आगे बीजेपी की, और बीजेपी अपना धन विधेयक यानी पैसा निकालने के लिए भेज रहा है विधेयक, और राष्ट्रपति जी बैठे हैं कि हम न दे अनुमति, है ना। तो ऐसे क्या होगा, सरकार का कामकाज ठप हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति के पास यहां 2 ऑप्शन छोड़े गए हैं। देखिए, या तो राष्ट्रपति अनुमति दे या ना दे, बात खत्म। पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक। 2 प्रकार यहां पर अक्सर जो है राष्ट्रपति अनुमति दे ही देता है, क्योंकि जब मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि जाओ भैया समोसा ले आओ, है ना, और आप समोसा लेके आए, उसके बाद हम ही आपको पीटने लगे, कहां गए रहो, काहे गए रहो, तो ये क्या होगा कि ये वही बात होगी कि पहले तो आपकी अनुमति ली गई गुरु, और आपने अनुमति दे दी, उसके बाद जब हम विधेयक पारित करा के लाए तो आप कह रहे हो कि हम अनुमति नहीं देंगे, ठीक। तो इसलिए राष्ट्रपति के पास यहां 2 विकल्प केवल छोड़े गए हैं, या तो अनुमति दे या ना दे। ना दे का विकल्प क्यों है, हो सकता है कोई बाद में पारित होके आए विधेयक या धन विधेयक पारित होके आए और पता चले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के यार कुछ गलती हो गई, तो कम से कम राष्ट्रपति को ये तो बोल सके कि भैया अनुमति मत दीजिएगा, उसको वहीं खत्म कर दो, हम दूसरा विधेयक लेकर आएंगे, ठीक। इसलिए ये ऑप्शन छोड़ा गया है, ठीक। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा धन विधेयक पर एक और मैं चर्चा कर लेता हूं। यहां पर इतिहास जब चलते हैं, देखते हैं, जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी। देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें वित्त मंत्री बनाया गया लियाकत अली खान को, जो कि थे मुस्लिम लीग के, ठीक। तो इधर से नेहरू जी और उनकी मंत्रिपरिषद जो थी वो अपना विधेयक यार पारित करा के लाए, धन विधेयक की हमको कुछ पैसा चाहिए, और लियाकत अली रूठे बैठे, हमको पाकिस्तान चाहिए, हम नहीं देंगे पैसा। इससे क्या हुआ, आपस में अड़चन पैदा हो गई। सरकार काम करना चाह रही है, उधर मुस्लिम लीग काम करने नहीं दे रही है। ऐसे में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे सरकार को भी, यानी भारत सरकार को, नेहरू जी को, पटेल जी को, सबको लगने लगा कि यार अब विभाजन करना पड़ेगा, ये लोग मानेंगे नहीं, ठीक। तो इसलिए देश का विभाजन, देखिए इसी बात पर देश का विभाजन भी कहीं ना कहीं शामिल है। तो इसलिए थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको रिलेट करके पढ़िए। आगे चलते हैं, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट। ये तो हमने कर लिया, धन विधेयक व वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होते हैं। वहीं नए राज्यों से संबंधित, यानी कि अगर देश में कोई भी नया राज्य बनाया जा रहा है, नए राज्य का गठन किया जा रहा है, तो उससे संबंधित विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होंगे। नए राज्य का गठन हो, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो, या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसा विधेयक भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होगा। देखिए ममता दीदी, ठीक, वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम वो पश्चिम बंग कर दे। क्या कर दे, पश्चिम बंग। क्यों, देखिए मैं एक चीज बताता हूं छोटी सी। देखिए पश्चिम बंगाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक। जब अंतरराज्यीय परिषद या अन्य सभाओं की बैठक होती है, जब राज्य की सभाओं की कोई बैठक होती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्रियों को जो बोलने का क्रम होता है उनके अल्फाबेट के अनुसार, उनके राज्य के अल्फाबेट के अनुसार होता है। तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये लोग पहले बोल जाते हैं, और आखिरी तक कौन बैठा रहेगा, वो मुख्यमंत्री जी बोल के उठ गए। डब्लू तक जब तक नंबर आता है, देखिए डब्लू के बाद भारत में कोई भी देश है ही नहीं, तो जब तक ममता दीदी का नंबर आता है तब तक लगभग मुख्यमंत्री जा चुके होते हैं, और या तो फिर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, और ममता दीदी ज्यादा वेट करना पड़ता है। ऐसे में ममता दीदी ने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे राज्य का नाम बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, पश्चिम बंग, मतलब इंग्लिश में भी पश्चिम बंग, सॉरी PASCHIM, पश्चिम बंग कर दीजिए, पश्चिम बंग। ये नाम उन्होंने सुझाया, लेकिन नाम बदलेगा कौन, संसद बदलेगी, ठीक। इसलिए, और संसद में मोदी जी बैठे हैं तो दीदी की बात मानेंगे काहे। तो ये सारी कंडीशन राजनीति में देश में चलती रहती हैं। समझ गए होंगे इस चीज को। आगे चलिए, देखिए प्रतिवेदन संबंधी जो प्रस्ताव है, ठीक, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट संबंधी जो
पावर्स है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति का यह उत्तरदायित्व तो होगा कि जितना भी संवैधानिक संस्था है, चाहे वित्त आयोग हो, यूपीएससी हो, निर्वाचन आयोग हो, ठीक, और आपका कौन कौन सा आयोग है, हाँ, एससी एसटी ओबीसी आयोग हो, ठीक, ये जितना भाषाई अल्पसंख्यक आयोग हो, ये जितना भी आयोग है संवैधानिक, इन सब की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए संसद के समक्ष। राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है कि वह प्रस्तुत करवाए। ठीक, आगे चलते हैं वित्तीय शक्तियों की तरफ। इसमें बजट है, बजट का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रपति करवाता है और बजट में अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश से ही की जाती है। ये सीधा सीधा सेंटेंस पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा सेंटेंस रख के निम्नलिखित में से बजट से संबंधित कौन से प्रमुख तथ्य सही हैं या कौन से विकल्प सही हैं। ऐसे में पहला दिन राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत कराता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही बजट की अनुदान की मांग की जा सकती है। इस टाइप में वो विकल्प दे देगा तो आप दोनों विकल्प को सही मारेंगे। तो अनुदान की मांग भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। होता क्या, देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण हो गया। ठीक, फिर क्या होता है, इसके 6 चरण होते हैं, हम इसे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रस्तुतिकरण एक बार हो गया, फिर उस पर क्या होती है, एक उसकी जांच चालू होती है, उस पर आम बहस होती है। उसके बाद बहस के बाद सब मंत्री खड़ा होता है अपनी अपनी जगह, सब नहीं मतलब बारी बारी से खड़े होते हैं और कहते हैं, जैसे मान लीजिए कृषि मंत्री खड़े हुए, हमको जो है 10,000 करोड़ रुपया मिला है, इतने में हमारा काम नहीं चलेगा, हमको 12,000 करोड़ रुपया दीजिए। ठीक, तो ये क्या है, अनुदान की मांग कर रहे हैं। ठीक, तो ये मांग कब होती है, जब राष्ट्रपति सिफारिश करता है कि हाँ गुरु, अब इतना पोर्शन, 3 पोर्शन कंप्लीट हो गए, 3 चरण, अब आप लोग अनुदान की मांग कीजिए, तब मांग शुरू होती है। तो समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि अनुदान की मांग क्या है। आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद रटेंगे, अनुच्छेद 280। ठीक, प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति करता है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन, जो कि केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण को प्रदर्शित करता है, राजस्व के वितरण को बताता है कितने कितने परसेंटेज पर दिया जाए। यहीं पर एक फैक्ट और कर लेते हैं, 15वां वित्त आयोग, ठीक, 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष एनके सिंह जी, इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। ठीक, और इसने जो सिफारिश की है वो की है 41% की, कितनी, 41% की। और कहा है, मान लीजिए केंद्र सरकार के पास 100 रुपया आया टैक्स से, तो इसमें से 41 रुपया राज्यों को दे दिया जाए। पहले 14वें वित्त आयोग ने 42% की सिफारिश की थी, तो कहा जो 1% रुपया है ना, ये आप खर्च कीजिए नवगठित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के डेवलपमेंट पे। आप समझ रहे होंगे इस चीज को। 41% की इसने सिफारिश की है और इसने जनसंख्या का आधार बनाया है 2011 की जनगणना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2011 की जनगणना की जनसंख्या को आधार बनाते हुए एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने राज्यों को 41% हिस्सा देने की सिफारिश की है केंद्र सरकार के कुल राजस्व में से। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सेम यही कंडीशन क्या होगी जब राज्य वित्त आयोग गठित होंगे। ठीक, राज्य वित्त आयोग गठित होंगे तो राज्यों से कहेंगे, दादा आपके पास 100 रुपया है ना, 100 में से 20 रुपया, 25 रुपया, जितना राज्य वित्त आयोग कहे वो रुपया आप पंचायतों को दे दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक व वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। हमने यहां भी ये चीज कर ली थी। तो ये थे आपके राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। आशा करता हूं कि आप लोग ये नोट्स बना रहे होंगे। ठीक, नोट्स बना लीजिए, एक बार इस तरह मेरे साथ पढ़कर देखिए। आप ऑनलाइनर पढ़ना पसंद ही नहीं कभी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और ये आसान होता है पढ़ना। पता चले वो ऑनलाइनर पढ़ के गए और नेक्स्ट बार कोई और प्रश्न पूछ ले, हालांकि मैं आपको क्वेश्चन भी इसके कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आपको वीटो पावर बता देता हूं, फिर ये चीज समाप्त। हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में देख लेंगे। ये 3 प्रकार की भारत में प्रचलित है। अनुच्छेद 111 में केवल इतना कहा गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देगा। ठीक, उसी सेंटेंस से देखिए क्या निकल कर आता है, पॉकेट या जेबी वीटो कब देगा ये नहीं बताया गया है। तो क्या मतलब निकला उसका, राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक अपनी मेज पर रख सकता है, यानी टाइम नहीं बताया गया संविधान में, इसलिए उसी से एक वीटो पावर निकल कर आती कि कब देगा राष्ट्रपति ये तय नहीं है।
तो एक बार इसका इस्तेमाल किया गया है। सन वन सब कुछ याद रखेंगे, इस पूरे सेंटेंस को याद रखेंगे। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया था। यह अधिनियम क्या था? उस समय की सरकार यह अधिनियम लेकर आई थी कि केंद्र सरकार यदि चाहे, चूंकि डाक जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी की भी चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती। उस टाइम पर चिट्ठी का ही जमाना था, मोबाइल टेलीफोन या मोबाइल तो बाद में आया, टेलीफोन जो है 1990 के दशक में आए, 90 में आए हैं। तो 1986 में प्रस्तुत हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर अपना ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, यानी कि उन्होंने अनुमति दी ही नहीं, कभी नहीं दी। बाद में फिर जो सरकार बदली और फिर उसके बाद जो है इसको वापस ले लिया गया था मंत्रिमंडल द्वारा। आगे देखते हैं, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंडेड वीटो। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक पर, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचा और राष्ट्रपति को लगा यार इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या ये ठीक नहीं है, जनता के हित में नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा इस वीटो का इस्तेमाल करते हुए लाभ के पद से संबंधित कांग्रेस सरकार एक विधेयक लेकर आई थी और उन्होंने उसे वापस कर दिया था, इस वीटो का इस्तेमाल किया था। लेकिन देखिए यहां पर एक पेच है कि पुनर्विचार के पश्चात यदि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति ही ना दे, मना कर दे, हम नहीं देंगे, जाओ जो करेक्ट कर लो, ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। तो ये अनुमति देने से जो इनकार करने से संबंधित मामला है, ये गैर सरकारी विधेयक पर ज्यादा होता है। गैर सरकारी या यूं कहें निजी विधेयक। ठीक, हम पढ़ेंगे ये टाइप क्या है, निजी विधेयक या सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, सब हम पढ़ेंगे, कोई परेशान नहीं होगा। आगे चलिए, हाँ, एक तो गैर सरकारी या निजी विधेयक का मामला हो तब राष्ट्रपति ऐसा करता है, और दूसरे मामले में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति कोई विधेयक पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास जैसे जब तक पहुंचा तब तक सरकार चली गई, सरकार गिर गई, यानी कि विश्वास, सरकार ने अपना विश्वास सदन में खो दिया, लोकसभा में खो दिया, तो सरकार गिर गई। ऐसे में राष्ट्रपति के पास अब ये विकल्प मौजूद है कि वह अविश्वास खोए, मतलब सॉरी, विश्वास खोए हुए मंत्रिमंडल की सलाह माने या ना माने। तो हो सकता है वो ना माने और आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल कर दे। तो ये कह सकते हैं या यूं कहें विश्वास खोई हुई सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक, हो सकता है कोई विधेयक पहुंचे और राष्ट्रपति के पास और तब तक सरकार गिर चुकी हो, ऐसे में जो मंत्रिमंडल होगा वो कहे राष्ट्रपति जी अनुमति दे दीजिए। राष्ट्रपति कहेंगे अब तो गुरु नहीं देंगे, क्योंकि अब आप विश्वास प्रस्ताव या विश्वास अपना जो है सदन में खो चुके हैं, आपकी सरकार गिर चुकी है, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल करते हुए किसी विधेयक को वहीं पर समाप्त घोषित कर सकता है। इस प्रकार देखिए तो हमारा ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा राष्ट्रपति समाप्त होता है। बड़ा लंबा सेगमेंट होता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग है। ऐसे में संसद में कोई भी क्रियाविधि हो रही है तो वहां पर राष्ट्रपति का हस्तक्षेप चल रहा है, तो हम इसे अगर देखें तो जोड़ के संसद से अलग नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कई सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी भी है, जैसे विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे दो प्रकार के तो ये प्रकृति में दो प्रकार के तो ये प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के स्टेटस के ऊपर विधेयक है, सरकारी और गैर सरकारी, और उसके बाद 4 प्रकार की इनकी प्रकृतियां भी हैं। ठीक, इस प्रकार देखें तो राष्ट्रपति और संसद आपस में घुले मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए मैं इसी टॉपिक के पश्चात आपको संसद पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और संसद के पश्चात हम सीधे अपना पढ़ेंगे राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति से ही संबंधित राज्यपाल होता है। और एक टॉपिक हमारा रह गया है, राष्ट्रपति के बाद हमें उपराष्ट्रपति पढ़ना चाहिए।
तो हम थोड़ा सा वो भी देख लेंगे। बस एक ही स्लाइड में उपराष्ट्रपति भी निपट जाएंगे, उनका कोई विशेष काम है नहीं भारत में, ठीक। उनका केवल एक ही काम है राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति बना रहना, ठीक। तो ये चीजें हम देखेंगे लगातार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते रहें, ताकि हम लोगों को भी कुछ प्रोत्साहन मिले कि हम लोग नए नए तरीके से नए नए वीडियोस, नए नए विषय पर वीडियोज आपके लिए लाते रहे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।